A very good morning, dear students. बच्चों, in last lecture we have done some questions on pedigree analysis. So here we completed our chapter number 5 from unit 2nd. From today we'll do chapter 6 of unit 2nd. Okay, that is molecular basis of inheritance. So in last lecture I told you about some questions on pedigree, and in last chapter we have done principles of basis of inheritance. That means on what principle the transfer of one genetic material occurs from parents to the next generation. ठीक है, लास्ट लेक्चर में लास्ट जो हमने चैप्टर था हमने उसमें पढ़ा था बच्चों कि क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे जो हमारा डीएनए है जो कि जेनेटिक मटेरियल है और जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द मोलिक्यूलर बेसिस. मोलिक्यूलर बेसिस का मतलब है बच्चों वी आर डीलिंग विथ डीएनए आरएनए. ठीक है, मोलिक्यूल्स मतलब हमारी बॉडी में दो तरह के मोलिक्यूल है बच्चों, मैक्रो मोलिक्यूल्स एंड माइक्रो मोलिक्यूल्स. मैक्रो होते हैं जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं एंड माइक्रो आर स्मॉल मोलिक्यूल्स. ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि जो इनहेरिटेंस हो रहा है करेक्टर्स का, जो करेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में, उनका मेनली डीएनए लेवल पे अगर हम बात करें तो किस बेसिस पे वो ट्रांसफर हो रहे हैं. तो जो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो कैरी करते हैं उन करेक्टर्स को, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में आपको बेटा कई बार टर्म्स आई थी कि भाई डीएनए आरएनए, फिर मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बताया था कि हमारा जो जीन है वो छोटा सा सेगमेंट होता है डीएनए का और वही आगे एक्सप्रेस होता है प्रोटीन के रूप में. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डीएनए एक्चुअली है क्या. जब हम डीएनए की बात करते हैं कि हमारे जीन्स जो है वो डीएनए पे प्रेजेंट है, तो एक्चुअली डीएनए है क्या और किस तरह से वो अपनी कॉपीज बनाता है. अगर एक सिंगल सेल डिवाइड होता है दो सेल्स में, अगर मैं बात करूं कि एक सिंगल सेल जो है, एक सिंगल सेल है वो क्या करता है, दो सेल में डिवाइड होता है. ठीक है, तो इस सिंगल सेल के पास इसका खुद का डीएनए है बच्चों. ठीक है, वही डीएनए वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है, तो इसकी कॉपी को ये ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो ये अपनी मल्टीपल अपनी डुप्लीकेट कॉपी कैसे बनाता है. ठीक है, और फिर वो डीएनए किस तरह से आरएनए बनाता है और वही आरएनए फिर किस तरह से प्रोटीन बनाता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो लास्ट जो चैप्टर 5 था उसमें हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस तरह से अगर डीएनए जो ट्रांसफर हो रहा है अगर वो थोड़ा सा भी म्यूटेट हो जाता है तो उसमें क्या क्या किस किस तरह के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. ठीक है, मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने कैसे एक्सप्लेन किया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसका रिजल्ट क्या था, कंक्लूजन क्या था, ये सारी चीज़ें हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि जो डीएनए आरएनए की हम बात कर रहे हैं एक्चुअली वो है क्या. ठीक है, अगर मैं डीएनए की बात करती हूँ वो किससे बना हुआ है, आरएनए की बात कर रही हूँ तो वो किस चीज़ से बना हुआ है, समझ आ रही है. तो हम मोलिक्यूल लेवल पे बात कर रहे हैं कि भाई वो जो मोलिक्यूल है जो ट्रांसफर हो रहा है वो एक्चुअली है क्या. ठीक है बच्चों, चलिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं बच्चों, मेंडल ने देखिए सिर्फ फैक्टर्स की बात की थी. उसने बताया था कि ऐसी कोई चीज़ है जो ट्रांसफर हो रही है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में. उसके बाद जॉनसन ने उसको फैक्टर्स को जीन नाम दिया था. ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे किस तरह से वो जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं ये सब हमने पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे कि अब धीरे बाद में जब और प्रोग्रेस होने लगी साइंस में तो ये चीज़ें सामने आई कि वो जेनेटिक मटेरियल जो है जो ट्रांसफर हो रहा है, जो उन कैरेक्टर्स को कैरी कर रहा है, एक्चुअली वो है क्या, कहाँ उसकी लोकेशन होती है, कहाँ प्रेजेंट होता है, वो है क्या. तो उसके बाद फिर आगे पता लगा कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है हमारे सेल में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है उसको हम कह देते हैं न्यूक्लिक एसिड. लेकिन बच्चों ये सीधा ही न्यूक्लिक एसिड नाम नहीं पड़ा था. ठीक है, फ्रेडरिक मिशर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था, पता लगाया था उसके बारे में, लेकिन उन्होंने उसको नाम क्या दिया, न्यूक्लिन. ठीक है, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड नहीं कहा था, उन्होंने क्या कहा था, न्यूक्लिन. फिर उसके बाद अल्टमन साइंटिस्ट आए जिन्होंने उसको टर्म जिसको
जिन्होंने उसको टर्म दे दिया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है बच्चों वो दो तरह का हो सकता है, डीएनए और आरएनए। फिर बाद में क्वेश्चन आया कि ठीक है भाई, जो ये न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए है या आरएनए है, जो कि सेल में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। लेकिन इन दोनों में से भी जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, कौन सी वो चीज़ है जो ट्रांसफर हो रही है एक्चुअली। ठीक है, तो इसके बारे में जब क्वेश्चनिंग होने लगी तो कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए उससे रिलेटेड, और उन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे कैरेक्टर्स को कैरी करता है और ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेडरिक मिशर वो साइंटिस्ट थे बच्चों जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था, बट उन्होंने उसको नाम क्या दे दिया, न्यूक्लिन। लेटर ऑन आल्टमन ने उसको क्या बताया कि न्यूक्लिन नहीं है, वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड। उसने अपनी टर्म दी न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना हुआ है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो हम कहते हैं डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड की छोटी सी यूनिट जिससे वो मिलके बनता है बच्चों, उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। तो मैं कह सकती हूँ दैट न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की छोटी छोटी यूनिट से मिलके क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड खुद किससे मिलके बना हुआ है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना हुआ है, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट प्लस फॉस्फेट। बच्चों ये हम चीजें पढ़ चुके हैं 11th में आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, आपको याद होगा। एक बार वापस से चलो रिवाइज कर लेते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। और अगर मैं न्यूक्लियोसाइड की बात करूं तो न्यूक्लियोसाइड किससे मिलके बना हुआ है, नाइट्रोजन बेसिस और पेंटोज शुगर से। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस और पेंटोज शुगर मिल से। अब ये नाइट्रोजन बेसिस क्या है, नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं बच्चों वो दो तरह के होते हैं, इधर इट कैन बी प्यूरिन और पायरेमिडीन। ठीक है, जो प्यूरिन है उसमें आपके दो आ जाते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरेमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन, एंड इन केस ऑफ आरएनए इट इज यूरेसिल। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या बनाता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। एंड दिस न्यूक्लियोसाइड itself consists of nitrogen bases and pentose sugar. These nitrogen bases can be of two types, either it can be purine और pyrimidine. Purine जो है they are of, purine के एग्जाम्पल क्या है, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड pyrimidines are साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल आ जाता है बच्चों आपका किसमें, यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो डीएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये अब हमें पता है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। और जो आरएनए है, देखिए डीएनए जो है बच्चों मोस्टली केसेस में वो जेनेटिक मटेरियल है, बट इन केस ऑफ सम वायरसेस आरएनए कैन ऑल्सो बी अ जेनेटिक मटेरियल। समझ में आ रही है बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हम प्यूरिन की बात करते हैं तो प्यूरिन की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, अभी हम बता रहे थे कि प्यूरिन क्या है, एडेनिन और ग्वानिन इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं बच्चों। प्यूरिन की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें दो रिंग्स प्रेजेंट होती है, चाहे वो एडेनिन हो चाहे ग्वानिन हो, दोनों में ही क्या होगी, टू रिंग्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, एक जो रिंग है, एक ही वाली जो रिंग है, ये किसकी कहलाती है, पिरामिडीन की, जिसमें आप देख पा रहे हो बच्चों कि आपके दो तो हो गए नाइट्रोजन और चार इसमें क्या है हमारे कार्बन। ठीक है, देखिए वन पायरामिडीन एंड वन इमिडाजोल। अगर मैं बात कर रही हूं प्यूरिन की तो उसमें एक पिरामिडीन की रिंग है और एक किसकी है बच्चों, इमिडाजोल की। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहां से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, पहले इस रिंग की नंबरिंग करेंगे और फिर इसकी 7 8 9। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है, एक पिरामिडीन रिंग में 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं, देख पा रहे हैं आप, ये नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, 4 कार्बन्स भी प्रेजेंट है, तो सेकंड 4 5 6 ये क्या है हमारे कार्बन। ठीक है, उसके अलावा एक इमिडाजोल की रिंग है जिसमें दो नाइट्रोजन हो गए और 3 क्या है हमारे कार्बन है, तो 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन। ठीक है, ये बात कर रहे थे बच्चों एडेनिन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्वानिन की। तो ग्वानिन में आप देख रहे हैं, ग्वानिन में भी सेम आपके 9 मेंबर्ड रिंग है ये भी, जिसमें एक पिरामिडीन की रिंग है और दूसरी क्या है, इमिडाजोल की। ठीक है, सेम वही रहेगा,
2 नाइट्रोजन 4 कार्बन इन पिरामिडीन रिंग। इमिडाजोल में क्या आ जाएगा, 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन, 1 2 और ये 3, ये ग्वानिन कहलाता है। समझ में आ गई बच्चों, स्ट्रक्चर की बात समझ में आ रही है। यहाँ NH2 6 कार्बन पे, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा हमारा सेकेंड पे, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, कीटोन ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूविंग टू 1, अब हम बात करते हैं पिरामिडीन की। पिरामिडीन के केस में क्या होगा बच्चों, सिर्फ एक सिंगल पिरामिडीन की ही रिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें प्यूरिन जो है एक पिरामिडीन रिंग से मिलके बन रहा है एक इमिडाजोल से, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब मैं बात करती हूँ पिरामिडीन की तो उसमें सिर्फ एक सिंगल पिरामिडीन रिंग ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा। पिरामिडीन में कितना था, 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन। तो पहले आप पिरामिडीन देख लीजिए, उसके बाद एक इमिडाजोल की रिंग ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्यूरिन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं साइटोसिन की। साइटोसिन में क्या होगा, NH2 ग्रुप और कीटोन ग्रुप। यहाँ पर आपके 2 कीटोन ग्रुप आ जाते हैं यूरेसिल में। मैंने आपको बताया था बच्चों ये RNA में प्रेजेंट होता है। ठीक है, थाइमीन की हम बात कर रहे हैं, थाइमीन में क्या आ जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो ये जो है आपके, ये प्यूरिन और पायरामिडीन, ये क्या हो गया हमारे, किसकी बात कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन बेसिस की। ठीक है, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पेंटोज शुगर की। आपने देखा बच्चों जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस किस से मिलके बना हुआ है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड आगे क्या बना रहा था बच्चों, हमारा DNA। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है ना DNA। तो पेंटोज शुगर की अगर मैं बात करूं तो बच्चों याद रखिए कि DNA के केस में जो पेंटोज शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज। क्या कहते हैं हम उसको, डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ DNA। इन केस ऑफ RNA इट इज राइबोज शुगर। अब देखिए राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस है। नंबरिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो बच्चा यहां से करते हैं, फर्स्ट से 1 2 3 4 और ये 5। मैं देख पा रही हूं बच्चों ये 5 कार्बन रिंग है। कैसी है ये, 5 कार्बन रिंग, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर। क्या कहते हैं हम इसको, पेंटोज शुगर। 5 कार्बन है इसमें, इसलिए क्या कहला रही है, पेंटोज शुगर। आप देखिए 1 2 3 4 5, जो सेकंड कार्बन है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं बच्चों बायोमोलिक्यूल्स में, आपको क्लियर भी होगी ये। सेकंड जो कार्बन है राइबोज शुगर का, उस पे देखिए ऊपर H प्रेजेंट है, नीचे क्या है, OH। अगर मैं इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं राइबोज शुगर में से, सेकंड कार्बन पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर मैं इसको यहां से रिमूव कर देती हूं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी। डी मीन्स रिमूवल, किसका, ऑक्सीजन का, तो ये क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, सेकंड कार्बन से अगर आप ऑक्सीजन रिमूव कर देते हो तो ये क्या बन जाता है, डीऑक्सीराइबोज। एम आई क्लियर, ये क्या है आपकी पेंटोज शुगर है। समझ में आ गया। तो हमने अभी क्या पढ़ा, नाइट्रोजन बेसिस के स्ट्रक्चर पढ़ लिए, पेंटोज शुगर का पढ़ लिया। ठीक है, अब इनके साथ तीसरी चीज जो होती है वो क्या होती है बच्चों, फॉस्फेट। तीसरी चीज हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। चलिए, तो नाइट्रोजन बेस प्लस 1 कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, ये क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा न्यूक्लियोसाइड। अगर इनसे फॉस्फेट जुड़ जाए तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फिर मैंने आपको कोड भी बताया था कि भाई अल्फाबेट अगर मैं ABCD की बात करूं तो उसमें S पहले आता है, तो हमें सोचना है कि S छोटा है और इसमें फॉस्फेट और जुड़ गया तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। पिरामिडीन, अब देखिए इन केस अगर नाइट्रोजन बेस जो है पेंटोज शुगर से जुड़ा हुआ है और वो पायरामिडीन है, तो पायरामिडीन का कौन सा कार्बन, कौन सा नाइट्रोजन जुड़ेगा शुगर से। ठीक है, और प्यूरिन का कौन सा नाइट्रोजन जुड़ेगा शुगर से, ये याद रखना है आपको। ठीक है, पैरामिडीन में तो सिंगल रिंग होती है बच्चों, इट इज अ 6 मेंबर्ड कंपाउंड, और प्यूरिन जो है हमारा, प्यूरिन में हमारे क्या होते हैं, 9 मेंबर्ड कंपाउंड है। ठीक है, हमने देखा था स्ट्रक्चर, ये प्यूरिन है, इसमें 9 मेंबर दिख रहे हैं, और यहीं जब हम पिरामिडीन की बात करते हैं बच्चों तो इसमें सिर्फ कितने हमारे 6 मेंबर्ड। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि पैरामिडीन में
जो फर्स्ट प्लेस पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नंबर 1, दैट मीन्स पायरिमिडीन का जो नाइट्रोजन फर्स्ट है, ये नाइट्रोजन फर्स्ट हो गया। अगर मैं इसकी नंबरिंग की बात कर रही हूँ तो यहां से जुड़ेगा ये किससे, पेंटोज शुगर से। लेकिन वहीं प्यूरिन अगर जुड़ता है किससे बच्चों, पेंटोज शुगर से, तो वो कहां से जुड़ेगा, 9th नाइट्रोजन से, दैट मीन्स फ्रॉम हेयर इट विल। ठीक है भाई, इससे क्या कर रहे हैं हम, शुगर जोड़ेंगे तभी तो ये न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो अगर मैं बात करूं कि जब प्यूरिन जुड़ता है तो प्यूरिन 9th वाले नाइट्रोजन से जुड़ेगा शुगर से, और पैरामिडीन किससे जुड़ता है बेटा, फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट नाइट्रोजन है ये, इससे जुड़ेगा किससे, शुगर से। समझ में आ गई बात। और शुगर का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व होता है, कार्बन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब फॉस्फेट जब जुड़ता है तो हमेशा वो कैसे बनाता है, एस्टर बॉन्ड बनाता है। और फॉस्फेट कौन से वाले कार्बन से जुड़ता है, शुगर के 5th कार्बन से। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन जो है शुगर का, वो तो इन्वॉल्व हो गया किसमें, जब वो पैरामिडीन और प्यूरिन के साथ नाइट्रोजन बेसिस के साथ जुड़ रहा है। और इसी शुगर का 5th कार्बन फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, एस्टर बॉन्ड। तो ये कंप्लीट हमारा क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, यहां हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हमारा प्यूरिन है। ठीक है, ये क्या है, प्यूरिन। और कौन सा प्यूरिन है बच्चों, ये अगर मैं प्यूरिन की बात कर रहे हैं हम, ये कौन सा प्यूरिन है, ग्वानिन है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, मैं आपके पिक्चर्स क्लिक करके भेज दूंगी बच्चों नोट्स में, आप देख लीजिएगा। ये क्या है, ग्वानिन है। ठीक है, हमने बताया था कि भाई प्यूरिन का जो 9th नाइट्रोजन होता है, वो 9th नाइट्रोजन जुड़ता है पेंटोज शुगर से। और शुगर का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व होता है बच्चा, फर्स्ट कार्बन। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर विल मेक बॉन्ड विद प्यूरिन एट 9th नाइट्रोजन। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, एक न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और फॉस्फेट कहां जुड़ेगा, इसके 5th कार्बन पे, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 यहां पर। ठीक है, देखिए कैसे, यहां तक हम बात कर रहे थे तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, न्यूक्लियोसाइड। ये ग्वानिन जो है ये ऐड हो गया किससे, राइबोज शुगर से। कौन से कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे। और इसका कौन सा हो गया, 9th नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये जो बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, फर्स्ट कार्बन और 9th नाइट्रोजन के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो ये नाइट्रोजन जो है, ये OH हट गया, ये H हट गया यहाँ से, ये पूरा मैं कह सकती हूँ H2O ये आउट हो गया। ये H2O जैसे ही आउट होगा तो दिस नाइट्रोजन विल मेक बॉन्ड विद फर्स्ट कार्बन ऑफ द शुगर। और ये यहाँ पे क्या बन गया, इसके साथ जुड़ गया है। इस बॉन्ड को कहते हैं बच्चों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कह देते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि किसके बीच में बन रहा है, शुगर के फर्स्ट कार्बन के बीच में और प्यूरिन के 9th नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब हमें बनाना है न्यूक्लियोटाइड। दैट मीन्स अगर मैं इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप और ऐड कर दूं तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, मैंने बताया था कि जो फॉस्फेट है वो इस शुगर के कौन से कार्बन पे, 5th कार्बन पे ऐड होगा। तो इस शुगर के जब 5th कार्बन पे फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखिए ये न्यूक्लियोसाइड था, अब इसके 5th कार्बन पे, ये इसका 5th कार्बन है, ये राइबोज शुगर है हमारी, इसके 5th कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट। सेम ये भी किस तरह जुड़ेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। दैट मीन्स इसका OH और इसका मैं O ले लूं, सपोज कीजिए यहाँ हमारे क्या था, OH था। ठीक है, ये वाला जो OH है, ये वाला OH क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है, ये वाटर मॉलिक्यूल हमने क्या किया, बाहर निकल गया। तो बच्चा ये जो कार्बन था ये यहाँ ऐड हो जाएगा फॉस्फेट से, देखिए। ठीक है, O ही बचा है ना यहाँ पे, ये H और ये OH तो चले गए वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में। जैसे ही ये वाटर बाहर निकल जाएगा, दिस फॉस्फेट विल फॉर्म बॉन्ड विद दिस कार्बन। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये जो बॉन्ड बनता है बच्चों, ये बॉन्ड कहलाता है बेटा एस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या कहलाता है, एस्टर बॉन्ड। और वो
जो नाइट्रोजन बेस और आपके राइबोज शुगर के बीच में बन रहा था, ये कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो दो तरह के बॉन्ड बन गए, याद रखेंगे आप, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड एस्टर बॉन्ड। ये पूरा स्ट्रक्चर अब क्या कहला रहा है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें क्या आ गया, एक फॉस्फेट आ गया हमारा, यहाँ हमारी ये क्या है, हमारा नाइट्रोजन बेस दैट इज ग्वानिन, और ये हमारी क्या आ गई, राइबोज शुगर। तो ये क्या है, सॉरी डीऑक्सीराइबोज है ये, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो ये क्या बन गया हमारा, न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, और कई सारी न्यूक्लियोटाइड की यूनिट्स मिलके क्या बना देती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसको हम क्या कह देते हैं, डीएनए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। छोटे छोटे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं, डीएनए। ठीक है, अब जो डीएनए की लेंथ होती है बच्चों, वो डिफर करती है हर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए में बता सकती हूँ भाई कितने न्यूक्लियोटाइड उसमें प्रेजेंट है, तो वो पूरी लेंथ बना देगा उसके डीएनए की। एक सिंगल पेयर जो होता है न्यूक्लियोटाइड का, वो बेस पेयर कहलाता है। क्या, तो दो जैसे न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स जो हो गए, दो न्यूक्लियोटाइड मिलके एक पेयर बना देंगे, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, बेस पेयर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कुछ कि भाई जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं बच्चा जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो एक बैक्टीरियोफेज है जो तुम्हारा 5174, जो ये 5174 है, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये इसकी लेंथ हो गई 5174 की। इसी तरह से बैक्टीरियोफेज लैम्डा है, दूसरा आपका वायरस आ गया, इसकी लेंथ क्या है, इसको बेस पेयर में दे रखी है हमारे 48,502। तो ये क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई। वहीं जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है बच्चों, उसकी लेंथ होती है 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स। ठीक है, जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें यूज होगा। ठीक है, हैप्लॉइड, इसके न्यूमेरिकल कराऊंगी मैं आपको। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए, डीएनए की अगर हम बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं ये बच्चों। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के केस में जो हैप्लॉइड कंटेंट है, हैप्लॉइड मतलब आपको अच्छी तरह बताया था मैंने। सपोज कीजिए पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इस पेयर ऑफ, ये फर्स्ट पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया। ठीक है, तो ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, तो एक एक सिंगल सेट ले सकते हैं हम। तो ये बात कर रहा है इसकी हैप्लॉइड सेट की अगर बात कर रहा है, तो इसका जो डीएनए है वो कितना है, 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। समझ में आ गई बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये कुछ डेटाज हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि डिस्कवरी जो हुई डीएनए की। देखिए, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड किसने बताया था, हमारे न्यूक्लिक एसिड के बारे में किसने बताया था, फ्रेडरिक मिशर ने, जिसने उसको न्यूक्लियन टर्म दी थी। तो 1869 में एफ मिशर ने, फ्रेडरिक मिशर ने आइडेंटिफाई किया डीएनए को। ठीक है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर के बारे में किसी को नहीं पता था उस टाइम। तो बाद में एक्सरे डिफ्रैक्शन की गई, एक्सरे डिफ्रैक्शन की टेक्निक बनाई गई, जिससे उसका उसके 3D स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। जब एक्सरेज जो ये मशीन्स वगैरह ये डेवलप हो गई थी, तो उन एक्सरेज के बेसिस पे उस डीएनए के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया गया, उसको बनाया गया। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के बेसिस पे ये किसने दी थी एक्सरे डिफ्रैक्शन, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, इन्होंने यूं बताया कि भाई डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर बताया उन्होंने, 3D फॉर्म में उसको जो डीएनए था उसको फ्रेम किया और कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरेज के बेसिस पे जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स। ठीक है, लेकिन मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रपोज नहीं कर पाए। वो उन्होंने कुछ डेटाज निकाले कि भाई एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का यूज करके उन्होंने कुछ डेटाज, कुछ उनके पास, अभी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। उन स्टेटमेंट्स का यूज करके फिर वॉटसन और क्रिक ने उसका डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बताया था। तो इन्होंने, विल्किंस ने और फ्रैंकलिन ने सिर्फ एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज करी और कुछ डेटा फॉर्मुलेट किया, कुछ बताया उसके बारे में। लेकिन एग्जैक्ट जो डबल हेलिक्स मॉडल हम पढ़ते हैं आज, डबल हेलिकल मॉडल पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का, वो किसने दिया था बच्चा, वॉटसन और क्रिक ने। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये सारी चीजें जो हैं
ये कुछ इस तरह के धीरे धीरे डिस्कवरी होने लगी, तो माना जाता है कि बाद में वॉटसन और क्रिक को इस डबल हेलिक्स मॉडल के लिए नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे बच्चों, चारगफ ने कुछ अपने रूल्स दिए ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए की जब वो स्टडी कर रहा था चारगफ भी, तो उसने कुछ अपने पोस्टुलेट्स, कुछ उसने अपनी कंक्लूजन्स दिए थे, जिसमें पहला आता है प्यूरिन इक्वल्स टू पायरामिडीन। भाई उसने क्या बताया था कि अगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, देखो बच्चों, उसने सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात की थी। अगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो उसमें जो प्यूरिन होंगे, नंबर ऑफ प्यूरिन जो होंगे, दे विल बी इक्वल टू पायरामिडीन। देख रहे हैं हम, एडेनिन एंड ग्वानिन इक्वल्स टू साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, इसीलिए अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं, एडेनिन प्लस ग्वानिन थाइम ये हमें पता है ना, थाइमिन प्लस साइटोसिन, ये कितना हो जाता है, इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल है बच्चों, इसको यहाँ लेके आओगे तो ये 1 हो जाएगा। तो उसने क्या कहा कि भाई नंबर ऑफ प्यूरिन जो होंगे और पायरामिडीन होंगे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर उसने बताया कि जो शुगर है डीऑक्सीराइबोज होगी और जो फॉस्फेट ग्रुप होंगे वो भी क्या होंगे, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होंगे, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितने डीऑक्सीराइबोज है उतने ही क्या है, फॉस्फेट है। फिर बेस रेशियो की बात की। देखिए यहां जो है हम प्यूरिन और पायरामिडीन ले रहे हैं, प्यूरिन और पायरामिडीन का जो रेशियो होता है वो होता है 1। लेकिन यहां क्या किया इसने, यहां आप देख रहे हो एडेनिन और थाइमिन, दैट मीन्स बेटा एडेनिन जो होता है इट ऑलवेज बेस पेयर्स विद थाइमिन। साइटोसिन हमेशा पेयरिंग शो करता है किसके साथ, ग्वानिन के साथ। तो एडेनिन और थाइमिन को अगर मैं ऐड कर दूं और ग्वानिन और साइटोसिन को ऐड कर दूं, देन दे विल बी कांस्टेंट। देखिए यहाँ 1 नहीं रख रहे हम, कांस्टेंट मतलब स्पेसिफिक होता है, हर एक स्पीसीज के लिए अलग अलग होता है। 1 का मतलब तो क्या हो गया, सेम ही हो गया। लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी एक पर्टिकुलर स्पीसीज में। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ तो ह्यूमन बींग में जितनी इसकी वैल्यू है वो हर एक इंडिविजुअल ह्यूमन बींग में वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज देयर बेस रेशियो आर कांस्टेंट। उसके बाद इसने क्या बताया कि बेस रेशियो जो होता है स्पेसिफिक होता है। अभी मैंने बताया कि हर स्पीसीज में, हर इंडिविजुअल का बेस रेशियो